अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेंजीन के एक और टॉपिक के साथ हाजिर हैं और बस अब ये तकरीबन ख़ुताम की जानिब हुआ है। एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन के बारे में अभी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। जिसके बाद और एडिशन बेंजीन का एक टॉपिक रह जाएगा और इसका थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर है। तो चैप्टर नंबर 7 आपका फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाएगा। फिर एक फिनोल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन रह गया था आपसे और फिर नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन बहुत ही कम एडिशन रिएक्शन करता है, ये बात मैंने आपको बताया था। इसके ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होते हैं और एडिशन रिएक्शन ये बहुत ही कम डिस्कस करता है। तो आइए ज़रा इसके एडिशन रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास जो इसका पहला एडिशन रिएक्शन है वो है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। बेटा कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन क्या है? भैया आप बेंजीन ले लें और जस्ट लाइक दिस डबल बॉन्ड के साथ और इसका रिएक्शन करा दें हाइड्रोजन गैस से, ठीक है। और ये रिएक्शन होगा निकल कैटेलिस्ट की मौजूदगी में और तकरीबन 150 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड टेम्परेचर होता है। बुक में वेरी है, मुख्तलिफ बुक में टेम्परेचर वेरी होता है। और जो प्रोडक्ट बन के आ जाएगा सारे डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएंगे और जो कंपाउंड बन के आएगा वो इस तरीके से आएगा जिसमें कोई डबल बॉन्ड आप नहीं शो करेंगे। जब आप कोई भी डबल बॉन्ड नहीं शो करेंगे तो बेटा इस कंपाउंड का नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। हुआ क्या, हर एक डबल बॉन्ड टूटकर हर एक कार्बन के पास एक वैलेंसी खाली हो जाएगी और ये 6 हाइड्रोजन हर एक कार्बन के पास यहाँ पे ऐसे करके ऐड हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन दिखाई नहीं गए, इसका मतलब हर जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं। इसकी सिंपल इक्वेशन लिखना चाहें तो इसकी कोई वजाहत मैकेनिज़्म नहीं होता। C6H6 ये बेंजीन आ गया, 3H2 निकल कैटेलिस्ट 150 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रोडक्ट बनेगा C6H12 और ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा रिएक्शन है जिसका नाम है हमारे पास फोटो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। फोटो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो फोटो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन होता क्या है? इसके अंदर रिएक्शन के अंदर बेंजीन लेंगे, इसके अंदर वही डबल बॉन्ड के साथ आप दिखा सकते हैं इसके अंदर बेंजीन। प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार इंशाल्लाह बेंजीन बनाने में मसला नहीं होगा। और क्लोरीन ले लेंगे, उसके 3 मॉलिक्यूल, सूरज की रोशनी और तकरीबन 50 का टेम्परेचर अराउंड। नीचे अगर आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड ना भी लिखें, खाली सूरज की रोशनी के लिए H दिखा दें जो सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा। डबल बॉन्ड सारे ब्रेक हो जाएंगे बेटा यहाँ और डबल बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद हर जगह जो वैलेंसी खाली होगी वहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा इस तरह के, ठीक है। हर जगह पे ये क्लोरीन ऐड हो गया सर। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बनना चाहिए? तो इस वक्त आपके सामने लिखा है जिसका कोई डबल बॉन्ड नहीं। पहले तो क्लोरीन की तादाद गिनने कितने हैं? 6। तो इसका नाम होगा हेक्साक्लोरो। और फिर इसके बाद ये जो कंपाउंड है ये क्या है बेटा? साइक्लोहेक्सेन। हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, सही है। ये हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन है। अब इसको ये अगर आप क्या कहते हैं मज़ीद और इक्वेशन में लिखना चाहते हैं तो इस तरह करके लिख सकते हैं C6H6 ये बेंजीन आ गया, ये क्लोरीन आ गया और ये सूरज की रोशनी खाली दिखा रहा हूँ। 50 का टेम्परेचर भी दिखा देते हैं चले। और प्रोडक्ट बना C6H6 एंड Cl6। सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब तीसरा और आखिरी हमारे पास जो इसका रिएक्शन मौजूद है वो भी देख लेंगे। तीसरा जो रिएक्शन है उसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। तो बच्चों हमने आपको चैप्टर नंबर 7 में सिखाया है कि जब भी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को शामिल करवाना होता है तो हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसका काम रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है। इस तरह एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसका काम होता है हाइड्रोजन प्रोवाइड करना। तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमारे बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मौजूद हैं, जैसे MnO2 H2O2, ठीक है, Cr2O7 K2Cr2O7, ये सब बड़े मशहूर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन जब हम बेंजीन का इनकी मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें किसी तरह का कोई रिएक्शन ऑब्ज़र्व नहीं होता, ठीक है। यानी कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
की मौजूदगी में बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं होती, लेकिन हमें दो अनयूजुअल यानी बिल्कुल खिलाफ तवक्का टाइप के दो रिएक्शन मिले जिनकी हमारे पास वजाहत नहीं है, कोई मैकेनिज़्म नहीं, यानी उसमें जो कंपाउंड बनकर आते हैं उनकी वजाहत भी प्रॉपर नहीं है हमारे पास, और ये रिएक्शन हुआ कैसे, इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक लिहाज से नहीं होता। ठीक है, तो देखें सबसे पहला अगर बेंजीन ले लिया जाए और उसको सिंपल सा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन होता ही है आपका बेंजीन, आगे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाए और यहाँ मौजूद हो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, ठीक है, और साथ में यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट शामिल हो, टेम्परेचर को कुछ ना। अब देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, यानी बेंजीन को एटमॉस्फेरिक उसके अंदर क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर में रखकर और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में बस हीट किया गया, तो ये जो कंपाउंड बनकर आता है वो एक अनयूजुअल कंपाउंड, अनयूजुअल मतलब वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये ऐसा कोई कंपाउंड आएगा, वहाँ पर इसकी वजाहत भी नहीं होती कि ये कैसा कंपाउंड बना है। जो कंपाउंड बन के आता है उसकी कुछ इस तरह की शक्ल होती है, इसकी वहाँ पर वजाहत मौजूद नहीं। सबसे पहले कार्बन और ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बनता है, फिर इसके बाद कार्बन और एक और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनता है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर क्या कहते हैं मज़ीद एक कार्बन और मौजूद है और ये कार्बन भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ ऐसे जुड़ा है। ये तो जो कंपाउंड आपके सामने बना हुआ है ये एक अनयूजुअल कंपाउंड है और इसकी वजाहत भी नहीं होती कैसे बना हुआ है। देखिए इस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल है, इस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, ये दो कार्बन है इनका आपस में डबल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर ये भी बन जाता है, ये भी बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आप ऐसा ना आप ये समझे बेंजीन के पास तो 6 कार्बन होते हैं, यहाँ पे खाली 4, तो बाकी जो कार्बन जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह में जा चुके। इस कंपाउंड का नाम है मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड। इसकी वजाहत नहीं है, कोई मैकेनिज़्म होता है जैसे बन जाता है किस तरीके से मिले आपस में, इसकी इस तरह की हमारे पास वजाहत मौजूद नहीं है, ठीक है। एक और भी बेंजीन का इसी तरीके से ऑक्सीजन के साथ एक रिएक्शन है और वो क्या वो भी देख लीजिए, आइए आपको भी दिखा देते हैं। तो हमारे पास एक और भी इसका रिएक्शन है, या आप इसका सेकंड पार्ट कह लें, ये भी एक ऑक्सीजन के एलोट्रॉपिक फॉर्म के साथ है। ऑक्सीजन के एलोट्रॉपिक फॉर्म के बारे में जानते हैं आप, ओजोन को ऑक्सीजन के एलोट्रॉपिक फॉर्म कहते हैं। तो अगर आप बेंजीन ले लेते हैं बेटा और इसको आप ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन, ठीक है, O3, ओजोन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं O3। जिंक यहाँ पे मौजूद होता है, रिएक्शन के लिए जिंक की सपोर्ट होती है, साथ में हीट, तो जो कंपाउंड बन के आता है उसका नाम होता है ओजोनाइड। तो आपकी किताब में उसका नाम ओजोनाइड लिखा हुआ है और इसका एक और नाम भी वही बताता हूँ। तो ये कंपाउंड है क्या, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। इसमें कार्बन और कार्बन, दो कार्बन जो होते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल डबल बॉन्ड होता है ऐसे करके, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा होता है, ये कंपाउंड बन के आता है। इसकी भी हमारे पास कोई वजाहत मौजूद नहीं है कि हाउ दिस कंपाउंड इज फॉर्म, किस तरीके से बना है। इसको गिलाई ऑक्सिल भी कहते हैं, गिलाई ऑक्सिल भी कहते हैं। सो इसकी भी वजाहत हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। बाकी बैलेंस के इसमें कुछ नंबर होते हैं वो आप बुक से भी देख सकते हैं जिनके अंदर इनको बैलेंस करके दिखाया गया है। तो बेटा बेंजीन की किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में कोई ऑक्सीडेशन नहीं होती, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन करके एक अनयूजुअल कंपाउंड यानी खिलाफ तवक्को कंपाउंड मैलिक एनहाइड्राइड टाइप का कंपाउंड बनाता है जिसकी वजाहत मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास। इसी तरह ओजोन के साथ रिएक्शन करके वो बेटा ग्लाई ऑक्सिल यानी ओजोनाइड बनाता है, उसकी भी हमारे पास कोई ख़ास वजाहत मौजूद नहीं है। ये है बेंजीन के दो रिएक्शन हमारे पास और एडिशन की शक्ल में, ठीक है। बच्चों ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो पेपर में अक्सर आता है, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा जो भी काम आपको यहाँ पे करवाया जाता है उसको पहले अलग से नोट कर लिया करें, फिर इसके बाद लेक्चर देखा करें। गिव अ सिंपल टेस्ट, एक सादा सा टेस्ट बताइए, सादा टेस्ट बिल्कुल, विच वुड डिस्टिंग्विश, जिसके ज़रिए हम फ़र्क कर सकें एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। आप जानते हैं एलिफेटिक जो होते हैं वो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं और एरोमेटिक जो होते हैं उसके अंदर बेंजीन रिंग लाजमी होता है, और जो एलिफेटिक होते हैं उसके अंदर क्लोज चेन भी होते हैं जिसको हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। लेकिन बेंजीन रिंग एग्जिस्ट नहीं करता, सबसे बेसिक फ़र्क है इन दोनों में। एरोमेटिक में बेंजीन रिंग लाजमी है और एलिफेटिक में बेंजीन रिंग। अब
फ़र्ज़ कर लें एक बहुत सादा टेस्ट हम कैसे फ़र्क करते हैं। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास है एक C6H14 एक कंपाउंड है, इसको मैं हवा की मौजूदगी में इसको फ्लेम दिखाता हूँ, यानी आग। बहुत सिंपल सा टेस्ट है। और इसी तरीके से मेरे पास C6H6 यानी बेंजीन मौजूद है, ठीक है। इसको भी मैं फ्लेम दिखाता हूँ, तो ये दोनों के दोनों जलेंगे। तो दोनों में क्या जलने का फ़र्क आएगा, जिससे पता चलेगा C6H14 जिसको हम लोग हेक्सेन कहते हैं बेटा, जब ये जलेगा तो जलेगा बर्न विदाउट ब्लैक सूट। ब्लैक सूट कहते हैं बेटा धुआं, काला धुआं, यानी जलेगा बगैर काले धुएं के। और बेंजीन जलेगा बर्न विथ ब्लैक सूट, यानी काले धुएं के साथ। यानी फ़र्ज़ कर लें आपके पास दो कंपाउंड है और आपको ये नहीं पता इनमें से एलिफेटिक और एरोमेटिक कौन है। ये कंपाउंड में इनमें से एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक है, तो हम दोनों को जला दें। जो बगैर काले धुएं से जल जाए, यानी शुरू में को हल्का फुल्का सा काला धुआं बना लेकिन इसका कोई भी ना बना या बिल्कुल भी काला धुआं ना बना, वो एलिफेटिक होगा। जो मुसलसल काले धुएं से चलता रहा वो बेटा एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इसमें होता ये है कि जब हमारे पास एक एलिफेटिक कंपाउंड होता है, तो एलिफेटिक कंपाउंड को जब हम हवा की मौजूदगी में जलाते हैं तो उस एलिफेटिक कंपाउंड में जो कार्बन होते हैं वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। सारे के सारे जितने भी कार्बन होंगे जाहिर सी बात है उसमें, वो सब के सब क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और इसके आउट हो जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जाहिर सी बात है कलरलेस गैस है। अब एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है कि जब हम एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर उसको हवा की मौजूदगी में जलाते हैं तो एरोमेटिक में कार्बन का रेशो एलिफेटिक के मुकाबले में ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी जितने का ये 6 का रेशो की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ओवरऑल मिसाल के तौर पर अगर आपका एक बेंजीन है तो आप उसको C6H6 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें C6H6 के हिसाब से बहुत सारे होंगे, तो उसमें कार्बन का रेशो एलिफेटिक के मुकाबले में एरोमेटिक में ज़्यादा होता है। नतीजे में कुछ कार्बन शुरू के अंदर तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना के स्केप होते हैं, लेकिन उसके बाद जो कार्बन होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाते, बल्कि अनबर्न की फॉर्म में यानी बगैर जले फॉर्म में स्केप होने लग जाते हैं कार्बन की फॉर्म में। और कार्बन जो होता है वो आप जानते हैं ब्लैक कलर का होता है, इसलिए जब भी हम कोई एरोमेटिक कंपाउंड को बर्न करते हैं तो वो हमेशा काला धुआं देते हुए जलना शुरू करता है। और वो काला धुआं असल में कार्बन पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो बगैर जले स्केप आउट हो रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फॉर्म कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जब कभी एहतजाज किया जाता है तो टायर वगैरह जलाए जाते हैं तो काले धुएँ से जलते हैं। या खुदा ना खास्ता कभी आपने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा हो, टीवी पे देखा हो कि कोई पेंट की कंपनी है उसमें आग लग गई, तो वो काला धुआं बहुत ही गाढ़ा टाइप का, बहुत ही इस तरह टाइप का क्या कहते हैं काला धुआं बनता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा कसीब टाइप का, यानी बहुत गहरा टाइप का। तो वो इसलिए कि पेंट के अंदर बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। नतीजे में जब भी कोई इस तरह वहाँ पे आतिशबाज़ी होती है, आग लगती है, तो काले धुएँ ब्लैक सूट से होता है। तो बहुत आसान सा टेस्ट है और इस टेस्ट से आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों के। इसकी वर्डिंग जो है वो मैं आपको अलग से शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। बेटा ये हमारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री के अंदर मुलाकात होगी तो उसमें बड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्या कहते हैं एक टेक्निकल टाइप का टॉपिक है, लेकिन बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। उसका नाम है ओरिएंटेशन इन केमिस्ट्री, ठीक है बेटा।